हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आपके प्लेटफॉर्म टीचर्स वाणी पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम्स अगले महीने 16 फरवरी से शुरू होंगे और एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रैल तक चलेंगे। तो अभी हम सब लोग जो है ये एंश्योर करके चलें कि हमारा एग्ज़ाम 16 फरवरी से ही होगा और उसी के हिसाब से हम लोग जो है प्रिपरेशन अपनी करेंगे। तो सब लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम जो है 2 सेक्शन होते हैं एग्ज़ाम में। एक होता है जो है सेक्शन जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट्स आते हैं और एक जो होता है 100 नंबर का एग्ज़ाम जो है पेडागोगी के लिए होता है। ये तो उस पेडागोगी को किस तरीके से तैयार किया जाए और हम सारे लोग इस बात को लेके परेशान हैं कि उस 100 नंबर को किस तरीके से तैयार किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोर किया जा सके। तो उसमें जो है जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम लोग सुन रहे हैं कि एनआईयूएस, ये सही बात है कि एनआईयूएस जो है सबसे ज़्यादा अहम है डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन एनआईयूएस खुद में इतना लेंथी है, इतना वास्ट है कि हम लोग जो है एनआईयूएस को कोई 1 महीने, डेढ़ महीने में नहीं कवर कर सकते। उसके 10 ब्लॉक्स हैं, उसमें से भी 3-4 ब्लॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उन ब्लॉक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है इतने कम वक़्त में, क्योंकि अब तक हम सब लोग जो है केबीएस, पीआरटी की तैयारी कर रहे थे, इतना फ़ोकस इधर नहीं था। अब जैसे कि हम सब लोग को पता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे हुए हैं और एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ है अगर किसी का एग्ज़ाम केबीएस वाला, तो वो भी जो है डीएसएसबी का अगर उसने फॉर्म डाल रखा है तो उसकी प्रिपरेशन करेगा। तो हम लोग जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि केबीएस में सॉरी डीएसएसबी पीआरटी के लिए पेडागोगी किस तरीके से तैयार करना है। तो डीएसएसबी पीआरटी के लिए पेडागोगी तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम डीएसएसबी पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक तरीके से समझें। क्वेश्चंस नहीं देखना है सिर्फ, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर क्या है और आंसर रिलेट किस तरीके से करते हैं, जो है अगली बार उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इस बात को हमने समझना है। इस बात को समझने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वही हम यहाँ सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो उस सवाल को, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, देखो मैं बताऊँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो है किस तरीके की भावना रख सकते हैं। तो उसमें कई ऑप्शन थे, तो छोटे बच्चों की भावनाओं के बारे में। तो उसमें ये था कि जो है छोटा 7 से 8 साल के बच्चे मिश्रित भावनाएं नहीं रख सकते, 11 साल के बच्चे ही केवल मिश्रित भावनाएं रख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन थे। तो अब कितने साल के बच्चे मिश्रित भावनाएं रखते हैं, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर तभी हम एग्जैक्ट दे सकते हैं, वरना अगर हम जो है तुक्का लगाएंगे तो उसमें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, वो दूसरे सही आंसर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ हमको ये बात ध्यान रखनी है। इसके लिए अगर एक बार ये वाला क्वेश्चन का आंसर डीपली पढ़ लेंगे, तो डीपली अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इसके आंसर में ये होगा कि 4 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो केवल एक भावना रख सकते हैं कि या तो दुखी होंगे या तो खुश होंगे। लेकिन 7 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं वो मिश्रित भावनाएं रख सकते हैं कि एक बार में उदास भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। और 11 साल के बच्चे किसी एक भावना के प्रति जो है, किसी एक लक्ष्य के प्रति जो है, वो किसी एक गोल के बारे में मिश्रित भावनाएं रख सकते हैं और एक तार्किक जो है सवाल कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ये बात है ना।
तो इस तरीके से हमको पढ़ना होगा। इसी तरीके से आप जो है एक सवाल है कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कुछ नोट्स हैं उसमें से कि कितने साल के बच्चे जो हैं वो एकांत खेल को पसंद करते हैं, कितने साल के बच्चे सहयोगी खेल पसंद करते हैं। इसी तरीके से ना जो है अनऑक्यूपाइड, सॉलिटरी, ऑनलुकर, इस तरीके के बच्चे किस तरी तो आप ऐसे एक और सवाल मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि नवजात शिशु या न्यूनेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं उनको एसेस करने के लिए कौन सा स्केल होता है? तो उसको इसके एसेस करने के लिए ब्रिजलेटन स्केल होता है। उसमें बहुत सारे स्केल दे रखे हैं। उसमें एक आपको बताऊँ, उसमें जो है ब्रिजलेटन स्केल के साथ-साथ मछलियों के जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं वो उनके नाम दे रखे थे। है ना? तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं जाएँगे तो हम तुक्का लगाएँगे, तो गड़बड़ रहेगा ना, मुश्किल होगी। फिर तो ये इसी तरीके से अब बच्चों की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मापने के लिए नवजात बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो क्या होता है 2 पैमाने होते हैं। एक अपगार पैमाना होता है, अपगार स्केल, एक होता है ब्रिजलेटन स्केल। ब्रिजलेटन स्केल इस्तेमाल होता है 3 दिन से 4 सप्ताह की उम्र के बीच के बच्चों के। और जो अपगार स्केल होता है वो ठीक 2, 4, 5 मिनट के बाद डॉक्टर्स आके उसकी कुछ रीडिंग्स लेते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चे का चेहरा नॉर्मल बच्चों की तरह है, बच्चे का साइज़ नॉर्मल बच्चों की तरह है, बच्चे का भार नॉर्मल बच्चों की तरह, ये वाला। तो ये अपगार स्केल क्या होता है, बस जो है जैसे ही बच्चे की जन्म हुआ, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, उसके फ़ौरन बाद का। लेकिन अपगा ब्रिजलेटन स्केल जो होता है वो कब होता है, 3 दिन से 4 सप्ताह के बीच का होता है। उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बच्चा ठीक से जो है जो उसकी मानसिक स्थिति, माइंड की जो कंडीशंस हैं वो सारी ठीक है क्या नहीं। तो इस तरीके के सवाल, इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल आएँगे, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स आएँगे, उनके आंसर कैसे देंगे वो आप जो है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करेंगे, और उन्हीं को एनालाइज़ करना है इतने वक़्त में, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो हम लोग साथ में मिलके एनालाइज़ करेंगे, मैं कोशिश करूँगा और मैं आपको आगे बताऊँगा, है ना? तो इसके लिए आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमको बूस्ट दें। थैंक यू।